दोस्तों ये वीडियो है हमारी इनकम टैक्स फाइलिंग से जुड़ी हुई। ये वीडियो में हम समझेंगे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को अगर डिटेल में समझना है तो कैसे समझोगे। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, तो वो क्या होती है वो सारी चीज़ें ये वीडियो में डिस्कस की जाएगी। जैसे जहाँ तक बात है बेसिक रिक्वायरमेंट की कि आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो पैन नंबर होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए और आप जिस साल के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हो उसकी इनकम की आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए और जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने पहले कभी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे पहले तो रजिस्टर होना पड़ेगा। एक बार रजिस्टर हो जाओगे तो आपको लॉगिन आईडी जो आपका पैन नंबर होगा और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा उससे आप लॉगिन कर सकते हो और अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप समझ पाओगे कि कैसे आपको इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी एक चीज़ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो उसमें से पहली चीज़ है जो इनकम के जो 5 हेड होते हैं वो हेड का आपको एक कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें पहले हेड की अगर बात करें तो वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप सैलरी से इनकम अर्न करते हो तो आपके पास सैलरी का पूरा ब्रेकअप होना चाहिए, जहाँ पे सैलरी में कितना आपका बेसिक एंड अलाउंसेस का टोटल है, कितना आपका पर विजिट्स है, कितना आप प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। ओके, देन सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो एग्जेम्पशन होते हैं, अलाउंस पे जो एग्जेम्पशन मिलते हैं वो होना चाहिए। और जो डिडक्शन है वो जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्लेम कर सकते हो, और उसी के साथ प्रोफेशनल टैक्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है जो सैलरी का एक पूरा ब्रेकअप होता है और वो आपको फॉर्म 16 में मिल जाता है। तो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आपको डेटा फीड करना है। दूसरी अगर हेड की बात करें तो वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर समझ लीजिए कोई और प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दे रखी है लेकिन वो लैंड नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो वाली प्रॉपर्टी पे अगर आप रेंट लेते हो तो वो रेंट आपकी एक तरह की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। अब ये जो भी रेंट होगा उसमें से पूरे साल के जो म्यूनिसिपल टैक्सेस होंगे वो घटाए जाएंगे, साथ ही साथ 30% का एनएवी में से मीन्स नेट एनुअल वैल्यू में से, जीएवी समझे तो मीन्स आपकी जो टोटल रेंट रिसीव होती है उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स को डिडक्ट करोगे तो वो एनएवी होती है, नेट एनुअल वैल्यू, और वो नेट एनुअल वैल्यू पे आपको 30% डिडक्शन मिलेगा। और उसके ऊपर से आपको अगर जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लोन ले रखी है आपने तो लोन का इंटरेस्ट आप पे कर रहे होगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको मिल जाता है। अब जहाँ तक बात है कि प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो वाले केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आप जो भी मीन्स लोन ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब जहाँ तक बात है कि प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है, प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे दी है, तो जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख से अगर ज़्यादा है तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो सकता है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आपने उसे भाड़े पे नहीं दे रखा है, तो वो वाले केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो आपको माइनस में फिगर नज़र आएगा। ओके, मीन्स समझ लीजिए कि आपका 1,25,000 का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी, तो वो वाले केस में आपको 1,25,000 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो फिगर है वो मिलेगा और वो माइनस में रहेगा और दूसरी इनकम के साथ वो इसे आप सेट ऑफ कर सकते हो। आगे बात करें तो होती है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, माने प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, तो अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर प्रोफेशनल्स हो तो वो वाले केस में आपको कैसे अपनी इनकम को रिपोर्ट करना है। तो अगर इनकम की बात करें तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम 2 तरह से ये इनकम को देख सकते हैं, एक नॉर्मल इनकम और एक प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम माने
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वो फैसिलिटेट करता है कि अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हो और स्मॉल बिजनेस टैक्स पेयर हो या फिर स्मॉल प्रोफेशनल टैक्स पेयर हो, तो वो वाले केस में आपको कुछ छूट मिल जाती है, एक तरह का एग्जेम्पशन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, तो वो वाले केस में आपने अगर बैंकिंग मोड से जो भी पेमेंट लिया है वो पेमेंट का 6%, और अगर कैश में आपको पेमेंट हुई तो कैश में आपका जो भी टर्नओवर बना होगा उसका 8% मिनिमम आप प्रॉफिट बता सकते हैं। समझ लीजिए कि आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर हो गया है 1 लाख। ओके, ये अप्रोक्स फिगर है, 1 लाख नहीं होता, लेकिन समझने के लिए 1 लाख आपका टर्नओवर है, तो वो वाले केस में आप 6% के हिसाब से अगर बैंकिंग मोड से ट्रांजैक्शन हुई है तो वो वाले केस में 6,000 आपका प्रॉफिट बताओगे, और अगर अदर देन बैंकिंग मोड है तो 8,000 आप मिनिमम आपका प्रॉफिट बता सकते हो। इसके लिए आपको अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और उसको ऑडिट भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जहाँ तक बात है ये वाला जो प्रोविज़न है वो आता है अंडर सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग। आप ये बिजनेसमैन के लिए ये इस तरह से आपका प्रॉफिट बता सकते हो, और ये वाले केस में आपको सेक्शन 44 AA के अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और 44 AB के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट भी करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब जहाँ तक बात है प्रोफेशनल्स की, तो उनके लिए भी ये स्कीम में बताया गया है कि आपका 50 लाख तक का ग्रॉस रिसिप्ट है, तो वो वाले केस में आपका जो भी मीन्स ग्रॉस रिसिप्ट रहेगा उसका 50% आप प्रॉफिट मिनिमम बता सकते हो, और इसमें भी अकाउंट मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसमें ऑडिट भी करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरा भी एक तरह का बिजनेस है यहाँ पे कवर किया गया है, और वो होता है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, जिससे हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग गुड्स कैरेजेस। ओके, गुड्स कैरेजेस की बात ही यहाँ पे हुई है, ना ही पैसेंजर व्हीकल। ओके, तो पैसेंजर जो व्हीकल होते हैं उसकी बात नहीं की गई, गुड्स कैरेज जो होते हैं उसी की बात की गई है। तो आपके पास अप टू 10 व्हीकल है और वो गुड्स कैरेजेस है, तो वो वाले केस में हर मंथ पे 7,500 उसका इनकम कंसिडर किया जाएगा हर एक व्हीकल के लिए। और अगर 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा ग्रॉस वेट है व्हीकल का, तो वो वाले केस में हर एक टन पे मीन्स अगर 12 टन का है तो 12,000 एक व्हीकल पे कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये एक कंडीशन है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेना चाहते हो, तो अदरवाइज आप नॉर्मल केस में पूरा अकाउंटिंग भी रिपोर्ट कर सकते। चलिए यहाँ पे अगर जोड़ ले तो स्टॉक मार्केट की इनकम की भी बात कर सकते हैं हम। जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट की इनकम की, तो जब आप ट्रेड करते हो, तो आप स्टॉक में जो ट्रेड करते हो तो वो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो हो सकता है कि 15 दिन के लिए आप होल्ड पे रखते हो किसी शेयर को और फिर उसको बेचते हो। और ये भी हो सकता है कि आप इंट्राडे हर रोज़ डे बाय जो दिन है वो दिन में ही आप अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करते हो। तो जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट इनकम की, तो उसमें अगर आप उसे जो भी मीन्स स्टॉक मार्केट में अगर जो डीलिंग करते हो वो एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से करते हो तो उसे बिजनेस इनकम कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर उसमें डीलिंग करते हो स्टॉक मार्केट में, तो उसे इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। और अगर ऐसे आप ट्रेडिंग करते हो तो 12 महीने के अंदर अगर कुछ शेयर को बेचते हो तो वो वाले केस में उस पर ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है, और 12 महीने के बाद अगर शेयर को बेचते हो तो वो वाले केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी जो ये एक्टिविटी है स्टॉक मार्केट को लेके वो एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मीन्स आप एक ट्रेडर हो, आपका ये वही बिजनेस है, इस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो तो उसे बिजनेस इनकम भी कंसिडर कर सकते हैं। और वहाँ पे नॉर्मल बिजनेस में जैसे सेल बताया जाता है, परचेज बताया जाता है, और कुछ जो आप एक्सपेंसेस है वो भी क्लेम कर सकते हो, उस तरह से भी आप इसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे ट्रीट करते हो। जहाँ तक बात है F&O की, तो F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी इनकम अर्न होती है वो आपको रिपोर्ट करनी रहती है। दूसरी तरह का बिजनेस होता है और इनकम टैक्स के जो मीन्स एक अलग तरह का शेड्यूल होता है
P&L में उसे आपको ये रिपोर्ट करना रहता है। तो ये एक बिज़नेस आपका जो आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, F&O की इनकम कहीं और आप बता सकते हो, और F&O को भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप बता सकते हो, मीन्स ट्रेडिंग का एक शेड्यूल आता है उसमें बता सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है F&O की, तो वहाँ पे टर्नओवर का जो कैलकुलेशन होता है वो डिफरेंट रहता है। F&O में आपका जो भी मीन्स डिफरेंस रहता है, मीन्स जो भी प्रॉफिट बनता है या जो भी लॉस बनता है, वो दोनों को जोड़ के जो टोटल वैल्यू मिलती है उसे टर्नओवर कहा जाता है। समझ लीजिए आपको 10,000 का आपने F&O में ट्रेड किया और 10,000 का लॉस हो गया। दूसरे दिन आपको समझ लीजिए 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 10,000 का लॉस था और 20,000 का प्रॉफिट, दोनों को जोड़ लेंगे तो 30,000 आपका टर्नओवर वैसे कंसिडर किया जाए। तो F&O में आपको इस तरह से टर्नओवर को कैलकुलेट करना है। जहाँ तक बात है ऊपर वाली जो बिजनेस की इनकम है, इक्विटी शेयर से आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो वाले केस में वहाँ पे आपका जो भी टोटल परचेज वैल्यू रहेगा या फिर सेल वैल्यू रहेगा आपका टर्नओवर, और परचेज वैल्यू रहेगा आपका परचेज। ओके, तो इस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। तो वहाँ पे अगर टर्नओवर की बात करें तो आपका जो टोटल सेल वैल्यू रहेगा वही टर्नओवर रहेगा। लेकिन F&O में आपका जो भी दोनों के बीच में डिफरेंस है, ओके, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो भी आपको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, दोनों को जोड़ के जो वैल्यू बनती है वो आपका टर्नओवर होती है। और जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट इनकम की, तो 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवाना रहता है, और 10 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो आपको अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। लॉसेस के केस में आपको लॉसेस भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, और इसके जो लॉसेस होते हैं वो आपकी दूसरी जो इनकम होती है उसके सामने इसे सेट ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है इंट्राडे से जो इनकम आप अर्न करते हो उसे स्पेकुलेटिव इनकम कहा जाता है। तो वो मीन्स अगर समझ लीजिए आपका बिजनेस का प्रॉफिट है और स्पेकुलेटिव आपका लॉस हो गया है, तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। स्पेकुलेटिव इनकम का जो सेटअप होगा वो स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही है। मीन्स ये साल में आपका इंट्राडे में जो भी ट्रेडिंग हुई है उससे आपको लॉस बना है, तो फिर उसे आपको अगले साल ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और स्पेकुलेटिव इनकम होगी उसी के सामने उसे आप सेटअप कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, ये भी आपको जानना जरूरी है। इस हिसाब से आपको अपनी इनकम को रिपोर्ट करना है। कैपिटल गेन की बात करें तो आपकी जो भी कैपिटल एसेट होती है उसके सेल होने पे आपको कैपिटल गेन बनता है, कई बार आपको कैपिटल लॉस भी बनता है। और ये जो कैपिटल एसेट होती है वे शेयर्स हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है और लैंड हो सकती है, और भी कई तरह की मीन्स सिक्योरिटीज़ होती है, वो भी कैपिटल एसेट में कंसिडर की जा सकती है। शेयर्स की जैसे मैंने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखने को मिल सकता है। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर एसेट को आपने कितने वक्त के लिए होल्ड करके रखा है। तो हर एक तरह के एसेट के लिए डिफरेंट सा क्राइटेरिया है। जैसे अगर शेयर की बात करें तो शेयर वाले केस में अगर 12 महीने से पहले अगर आप से बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और 12 महीने के बाद अगर बेचते हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। और उसके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो भी डिफरेंट होगा, और उसका जो कैलकुलेशन होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो भी डिफरेंट रहता है। कई बार उसमें इंडेक्सेशन भी देखा जाता है, कई बार ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो वो हर एक तरह की जो एसेट होती है उसके लिए डिफरेंट होता है, तो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। एग्जेम्पशन भी मिल जाते हैं सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कैपिटल गेन में आपको एग्जेम्पशन भी मिलते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती है जो आपके लिए ज़रूरी बनती है अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर ये 5 हेड से आपकी इनकम नहीं बनती है तो उसको छोड़ के जो भी इनकम होगी वो कंसिडर की जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। जैसे हर एक तरह का इंटरेस्ट होता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, आपका एफडी का इंटरेस्ट होता है, और कई और तरह के जो इंटरेस्ट आपको मिलते हैं, तो ये इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करेगी। डिविडेंड आप अर्न कर रहे हो तो डिविडेंड भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इस तरह से पार्ट टाइम इनकम है या फिर कमीशन से या ब्रोकरेज से आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर की जाती है। तो इस तरह से कई सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसमें फॉल करती है, कई सारी इनकम।
अब ये 5 इनकम को जोड़ लोगे तो वो हो जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो सारी इनकम होती है उसमें से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6A। तो ये डिडक्शन होते हैं 80C का, 80CC का, और ऐसे ही आप अगर देख लो तो 80U तक आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो। हर एक तरह का जो सेक्शन है वो डिफरेंस है, आपको इन्वेस्टमेंट पे या फिर आपके एक्सपेंडिचर पे आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए वो फैसिलिटेट करता है। जैसे 80C की बात करूँ तो आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपने ELSS स्कीम ले रखी है, आपने कोई म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ELSS स्कीम में है, और कोई होम लोन ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी है, देन सुकन्या समृद्धि योजना में बच्चों का जो ट्यूशन फीस होता है स्कूल का या कॉलेजेस का, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। वैसे ही पेंशन स्कीम में आपने पैसे डाले हैं, NPS में पैसे डाले हैं, तो आप CCD 1 में, CCD 2 में उसका डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। वो डिफरेंस से होता है तो वो डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। देन आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है और उसका प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। देन कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है जो आपका डिपेंडेंट है, तो उसके पीछे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ओके, उसके रख रखाव के पीछे, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। आप खुद भी अगर स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, मीन्स हैंडीकैप पर्सन हो, तो वो वाले केस में आपके लिए भी वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। स्पेसिफिक डिसीज़ है किसी को घर में और उसके लिए आप खर्चा करते हो तो वो भी क्लेम कर सकते हो। उसी तरह से ATE का जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशनल लोन का जो इंटरेस्ट है उसके पीछे आपको डिडक्शन मिलता है। और ATEE, ATEA ये सारे होते हैं जो आवास योजना के अंतर्गत आपने अगर होम लोन लिया है तो वहाँ पे डिडक्शन मिलता है आपको। EEB में आपको आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है। TTA, TTB आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट से या FD से मिलता है। तो TTA, TTB का कॉन्सेप्ट डिफरेंट रहता है, एक सीनियर सिटीजन के लिए होता है, दूसरा नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है। ATGGA और GGC ये डोनेशन के कॉन्सेप्ट है। ATG डोनेशन के लिए, ATG का जो डोनेशन है उसके लिए आपको क्वालिफाइंग लिमिट, नॉट क्वालिफाइंग लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा हो, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ATGG जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं या फिर सैलरीड पर्सन है जिन्हें HRA नहीं मिलता है तो वो क्लेम कर सकते हैं, रेंट का डिडक्शन है। ATGGA होता है साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो अगर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो उसमें आपने डोनेशन किया है तो 100% मिलता है आपको। ATGGC आपने कोई समझ लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन किया है तो वहाँ भी 100% डिडक्शन मिलता है। ATU जैसे मैंने बोला था कि आप अगर स्पेशली एबल पर्सन हो तो वहाँ पे आपके मेंटेनेंस रख रखाव के पीछे जो खर्च होता है वो क्लेम कर सकते हो। ये सारे डिडक्शन है तो वो भी एक बार आपको देखना जरूरी है। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए 4 से 5 वीडियो है, आप सारे डिडक्शन को डिटेल में पढ़ पाओगे। अब जहाँ तक बात है रिटर्न फाइलिंग की, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है। तो हर एक का एक क्राइटेरिया है। अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाओगे, लॉगिन करोगे तो वहाँ पे फाइल में जाओगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि कौन सा ITR आपको चुनना है, तो वहाँ पे पूरी डिटेल है। अदरवाइज शॉर्ट में मुझे बताना है तो ITR 1-2 सैलरीड पर्सन के लिए रहता है, ITR 3-4 जहाँ पे आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हो या फिर आपकी कोई इनकम बिजनेस की या प्रोफेशन की इनकम बनती है तो 3-4 फाइल करना है, और जहाँ तक बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं बनती है तो आपको 1-2 फाइल करना है। अब ITR 1 सैलरीड पर्सन फाइल करेगा, लेकिन सैलरीड पर्सन को अगर कैपिटल गेन या फिर वर्चुअल डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट जो अभी आया है, जो क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करते हो, तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, भले आप सैलरीड पर्सन हो या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट से इनकम हो रही है तो वो वाले केस में आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। ओके, ITR 3 भले आप सैलरीड पर्सन हो लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो वो इनकम को रिपोर्ट करने के लिए आपको ITR 3 में ही ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ITR 3 फाइल करना है। ITR 4 जो मैंने बोला था 44AD के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अवेल करना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल 44AD के अकॉर्डिंग, या फिर जिनका बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है, बिजनेस ऑफ हायरिंग, लीजिंग और
ओके, फ्लाइंग गुड्स कैरेजेस है, तो वो सेक्शन 44 ए के अकॉर्डिंग ITR 4 में अपनी इनकम को रिपोर्ट करेंगे और उनको अपना अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑडिट करवाने की ज़रूरत रहती है। अब ये जो ITR फाइलिंग होता है उसका जो लास्ट स्टेप होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक से समझते हो, तो अब ITR आपको फाइल करना है। फाइल करने के लिए आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा ITR मुझे चूज़ करना है। देन अब कौन से रेजिम में, किस तरह के 2 टाइप के आप ITR फाइल कर पाओगे, नए टैक्स रेजिम में या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में। नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग हर 2.5 लाख की लिमिट पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। मीन 5% 2.5 लाख पे, फिर 2.5 से 5 लाख पे 10% ऐसे। और दोनों रेजिम में 2.5 लाख तक की, तो जो 2.5 लाख तक की आपकी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट है। ओके, नए रेजिम में 2.5 से 5 लाख होगा तो वहाँ पे 5% रहेगा, फिर 5 से 7.5 होगा तो वहाँ पे 10% होगा, वैसे बढ़ता जाता है। ओके, और ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो वहाँ पे 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। देन 5 लाख से 10 लाख का जो स्लैब होता है उसमें 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स लगेगा। और नया टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करते हो तो वो वाले केस में आप एग्जेम्पशन, जो सैलरी के जो एग्जेम्पशन होते हैं, या फिर चैप्टर 6A के जो डिडक्शन होते हैं, कई सारे डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। समझ लीजिए 95% आपको ये डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो वहाँ पे आपको ये सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन, ये सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी ITR फाइलिंग को लेके, इसको अच्छे से समझने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हो कि कुछ डिटेल है वो छूट गई हो और डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।